नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विधायिका। और इस चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चनों को कर लेते हो तो डेफिनेटली इस चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए आपने अगर मान लेते हैं कि आपको चैप्टर के बारे में नॉलेज है, आपने वीडियो देख देख के चैप्टर को कर लिया है, लेकिन ये पूरा सफिशिएंट नहीं है। आपको जब तक ये आइडिया ही नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, तब तक आप कैसे करेंगे। तो हम इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से चीजों की पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एमसीक्यू में भी, तो ये फिल इन द ब्लैंक के पोर्शन में है। बाकी जब हम इसका एमसीक्यू करेंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आज से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना होता है जी। तो हमें पता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है और राज्यसभा का होता है 6 साल। तो यहाँ पे आपको 6 साल लिख देना है। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे कौन थे, देखिए ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो लोकसभा के जो पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जीबी मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर। अच्छा, अभी का अगर पूछ लिया तो क्या बोलोगे। ठीक है, अभी का बोलोगे लोकसभा के ओम बिरला। ओम बिरला। ठीक है, ये बेसिकली देखा जाए तो 17वें अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन 18वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए, मतलब ये 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और इनको दोबारा चुन लिया गया है लोकसभा अध्यक्ष के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं संविधान का 52वां संविधान संशोधन किस चीज से रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 52वां जो संशोधन हुआ था किस चीज के रिलेटेड हुआ था, तो दल बदल के रिलेटेड हुआ था। किसके? दल बदल। अच्छा, दल बदल क्या है? दल बदल बेसिकली ये है कि जैसे आप देखते हो ना कि कई बार ऐसा होता है जो नेता है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं और जब मौका देखते हैं कि उस दल को छोड़कर इस दल में आ जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं दल बदलू, है ना। इसी को दल बदलू कहते हैं। तो अब इसके ऊपर कानून बनाया गया है कि भाई आप बार बार दल बदल नहीं कर सकते, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, इसके बाद नहीं करना, है ना। तो दल बदल इस तरीके से विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया जो विधेयक है वो क्या होता है, वो होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक। चलिए भाई, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। सबसे पहले समझिए संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। संयुक्त का मतलब होता है एक साथ, संयुक्त का मतलब होता है एक साथ। अच्छा, एक साथ कैसे होता है? हमने तो ये पढ़ा है लोकसभा का अलग होता है, राज्यसभा का अलग होता है, लेकिन फिर संयुक्त का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में भिड़न हो जाती है, मतलब कंट्रोवर्सी हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को बुलाता है और बुलाने के बाद एक जगह पर असेंबल करके, ठीक है, तब जाके इसकी अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, कहां पर करता है पूछ लिया जाए तो आप कहोगे लोकसभा में करता है। कहां करता है? लोकसभा, क्योंकि वो एरिया बड़ा होता है ना, तो वहीं हो जाता है। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। लोकसभा के पहले अध्यक्ष अपना जीबी मावलंकर, अभी के टाइम पे ओम बिरला। 52वां जो संशोधन हुआ था दल बदल के ऊपर, विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया जो विधेयक है उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन का आपका आंसर दिया हुआ है, सारी चीजें। लोकसभा अध्यक्ष देखिए, जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष उसमें भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है 2 नंबर का। अब यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या लिखा है? द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द्विसदनात्मक विधायिका क्या होती है। द्विसदनात्मक विधायिका वो विधायिका होती है जहां पर एक राज्य में विधानमंडल में, ठीक है, 2 प्रकार के सदन होते हैं। एक को कहते हैं विधानसभा और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। ठीक है, क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं। ठीक, उसी को हम कहते हैं द्विसदनात्मक। अब इसके पक्ष में 2 पर तर्क देना है, तो तर्क आप ये दे सकते हो कि जहां पर विधानमंडल में 2 प्रकार के सभाएं होती हैं और वहां पर क्या होता है, कार्यभार बढ़ जाता है, इनको मौका मिल जाता है कि हाँ और भी एक्टिविटीज करने का, इनको मौका मिल जाता है कि जनता के कल्याण की नीति बनाने का। ऐसा अभी आप आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की संरचना। लोकसभा के 2 विशेष शक्तियों के बारे में, वित्त विधेयक, गैर वित्त विधेयक में अंतर बताइए। राज्यसभा के 2 शक्तियों बताइए।
किन परिस्थितियों में संसद संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में दो तर्क। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में तर्क अगर आप देखेंगे तो समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों की समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जहाँ पे दो सदन होते हैं और वहां पर ज्यादातर प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, यानी कि लोग विधानसभा में भी आएंगे और विधान परिषद में भी आएंगे। अब जहां पर सिर्फ विधान परिषद रहेगा तो वहां पे सिर्फ चुनाव जो होगा वो सिर्फ विधान परिषद के लिए होगा, लेकिन जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे ना, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे, तो इसके लिए भी सदस्य चाहिए, इसके लिए भी सदस्य चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के समुचित प्रतिनिधियों को मौका मिलता है। साथ ही साथ दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार को कम कर देता है, यानी कि जहां पे दो सदन रहेंगे कुछ कार्य कर लेंगे, कुछ कार्य कर लेंगे। आगे राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए। तो राज्यसभा की अगर संरचना देखेंगे तो कितने मेंबर होते हैं? अधिकतम अगर देखा जाए तो 250 मेंबर होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर वैसा देखा जाए तो 200 कितने होते हैं? 45 होते हैं, जिसमें से 233 जो होते हैं, ठीक है, 233 होते हैं ये निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसीलिए क्या लिखा है? राज्यसभा के कुल सदस्य 250 हैं, इनमें से 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा की दो विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो दो शक्तियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होता है और फिर उसके बाद वो राज्यसभा के लिए जाता है, बट वो उसमें संशोधन करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास है। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण कर पाता है। मंत्रिपरिषद जो कार्य करती है, यानी कि कार्यपालिका को नियंत्रण करता है ये। तो लोकसभा की दो शक्तियां होगी कि लोकसभा धन विधेयक को पेश करती है और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक में क्या अंतर है। तो एक सिंपल सी बात है, जो गैर वित्त विधेयक है, गैर वित्त विधेयक जहां पर वित्त है, वित्त का मतलब समझिए पैसा, वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा। जहां पे पैसे वाली बात हो, जहां पे पैसे वाली बात हो वो क्या होता है? धन विधेयक होती है। जहां पे पैसे वाली बात हो वो क्या होता है? धन विधेयक होती है। और जहां पर पैसे वाली बात नहीं हो तो उसको हम कहते हैं गैर वित्त विधेयक। ठीक है, तो इसी कहते हैं संविधान में संशोधन के लिए ऐसे विधेयक जो कि संविधान में संशोधन के लिए किए जाते हैं, या फिर सामान्य विधेयक को गैर वित्त विधेयक कहा जाता है, जबकि धन संबंधी विधेयक को वित्त विधेयक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कर लगाना हो गया, प्रस्ताव का बजट हो गया, ये सारा चीज। राज्यसभा की दो विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियां देखिए, राज्यसभा राज्यों के अंतर्गत आने वाले विषयों पर राष्ट्रीय हित हेतु संसद कानून बनाती है। तो सबसे पहला ये चीज है कि संसद कानून बनाती है। दूसरा है राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा राष्ट्र के हित में क्या है? गठन कर सकती है, यानी कि कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो ये राज्यसभा की दो शक्तियां हो गई। पहला है कानून बना सकती है। कौन से विषय पर कानून बना सकती है? राज्य के अंडर जो आती है उसके विषय पर कानून बना सकती है। और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि नई अखिल भारतीय सेवा राष्ट्र हित में अगर कोई वो चीज है तो उस चीज का गठन करती है। किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में भिड़न हो जाए और इन भिड़न को खत्म करना हो तो क्या किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त का मतलब होता है मिला जुला कर, है ना। तो लोकसभा भी जहाँ पे होती है, जहाँ पे राज्यसभा हुई होती है, तो उसी को हम कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो शॉर्ट क्वेश्चन हमने जो 5 क्वेश्चन थे, है ना, उन 5 क्वेश्चनों को कर लिया और 6 क्वेश्चनों को हमने कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो बड़े क्वेश्चन है उसकी तरफ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये एक सफलता बैच है जो कि हमारे ऐप पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें 11th क्लास के लिए हिस्ट्री और पोल साइंस दोनों प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी, जहाँ पे कंप्लीट वीडियो मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कंप्लीट टेस्ट मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा, लाइव क्लासेस ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि एग्जाम के टाइम पे लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आप लोग के लिए है, आप सब वहाँ पे चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, ये वही चीज है, वीडियो हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, सैंपल पेपर हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आप लोग के लिए बनाई गई है। इजीली ज्वाइन हो सकते हो, कोई भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज वगैरह नहीं है इसमें। ठीक है, आप नॉर्मली ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं 4 अंक वाले प्रश्न। जैसे क्या लिखा है? संसद की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता बताइए और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। संसद की हमें क्या आवश्यकता होती है और उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जो संसद होती है ना, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। नियंत्रण
सरकार पर नियंत्रण, कार्यपालिका इट मीन्स क्या बोल दोगे, सरकार। सरकार पर नियंत्रण करने का जो काम होता है किसका होता है, संसद का काम होता है। सबसे पहले चीज ये, अगर संसद कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं करती है तो जाहिर सी बात है सरकार तो कुछ भी काम कर लेगी। इसीलिए जब भी सरकार कोई कार्य करती है तो संसद में उनको खड़े होकर बोलना पड़ता है कि भाई हमने ये कार्य किया इसलिए किया, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सारा चीज है। तो संसद कार्यपालिका इट मीन्स सरकार पर नियंत्रण रखती है। दूसरा, जो संसद है संविधान में संशोधन का काम करती है, यानी कि चेंजेस करने का काम करती है ना, अमेंडमेंट करने का काम करती है। हमें संसद की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संसद देश के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है। अच्छा, यह तमाम लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। क्यों? क्योंकि संसद वो जगह है जहां पे सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज की जाती है और यहीं से कानून भी बनता है, यहीं से इसको लागू भी किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का क्या है, केंद्र है। संसद एक ऐसा मंच होता है जहां पर देश के विभिन्न जगहों से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री के सामने अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई बातों को सामने रखते हैं। ठीक है, संसद से ही धन विधेयक, बजट, कर प्रस्ताव, संविधान में संशोधन, महाभियोग, विभिन्न प्रकार के देश से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको लागू किया जाता है। सबसे पहले धन विधेयक पेश किया जाता है, मतलब पैसे से संबंधित जो बिल है उसको पेश किया जाता है। बजट पेश किया जाता है। कर प्रस्ताव यानी कि टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, इस प्रकार की चीजें पेश की जाती है। संविधान में अगर कोई संशोधन करना है, ये भी चीज पेश की जाती है। महाभियोग का मतलब होता है किसी को हटाना हो तो भी यहीं से होती है। और विभिन्न प्रकार के देश से जुड़े हुए जो चीज है उसको लागू किया जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें संसद की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और यही सारा इसका महत्व बन जाता है। समझ में आ रही बातें? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में भी आता है और कई बार शॉर्ट में 4 नंबर में भी दे देता है। भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई 4 चरण बताइए, यानी कि किस तरीके से कानून निर्माण होता है। तो देखिए, कानून बनने से पहले इसका प्रारूप लाया जाता है जिसको विधेयक कहा जाता है। सबसे पहले समझिए, इसको एक शॉर्ट वे में आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी कोई कानून बनता है तो कानून बनता है कैसे बनता है, यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए ये है संसद। संसद के ना 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। एक लोकसभा होती है, दूसरी राज्यसभा होती है, तीसरी राष्ट्रपति होती है। सबसे पहले जो कानून है, कानून जब कानून बनाने की जो प्रक्रिया शुरू होती है या तो लोकसभा से शुरू होगी या तो राज्यसभा से शुरू होगी। मान लेते हैं कानून बनने की प्रक्रिया लोकसभा से शुरू होती है ना, तो लोकसभा में उसको पेश किया जाएगा, उसको पारित किया जाएगा, उस पर डिबेट होगा, डिबेट करने के बाद उसको पास किया जाएगा। फिर कहाँ जाता है? ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा उसको पास करती है तो फिर कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है तो कानून बन जाता है, और नहीं साइन करता है तो दोबारा वही रिटर्न हो जाता है लोकसभा में। फिर अगर वो कानून जरूरी है तो लोकसभा फिर दोबारा पास करती है, फिर राज्यसभा के पास जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। जब जो विधेयक है राष्ट्रपति के पास दोबारा पहुंच जाती है, यानी कि दूसरी बार जब पहुंचती है तो भाई राष्ट्रपति इस पर साइन करे या राष्ट्रपति इस पर साइन ना करे, वो कानून बन जाएगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे समझने वाली बात है क्या, कानून बनने से पहले वो जो जिसको हम कानून बोल रहे हैं उसको विधेयक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। और इसी विधेयक पर जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझिएगा। एक होती है संसदीय समिति। संसदीय समिति लोकसभा राज्यसभा में जाने से पहले संसदीय समिति में आती है। संसदीय समिति रेक्टिफाई करती है कि कोई गलती तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो ऐबी पेश कर दी जा रही है, तो उसको जो सही करने का काम होता है संसदीय समिति का। ये भी समझिए संसद का एक हिस्सा होता है जो कि संसद के कार्यभार को कम करने के लिए लाया जाता है। समझ में आ रही बात? अब जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये उन्हीं बच्चों को समझ में आ सकती है जो ऑलरेडी वीडियो देखे हुए हैं पूरे चैप्टर्स का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम सिर्फ बता सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अगर आपको पूरा अच्छे तरीके से समझना है कि किस तरीके से संसदीय समिति काम वाम करती है तो आप वीडियो देखिए, इसका जो फुल चैप्टर का मैंने बना रखा है उसको, ठीक है। तो देखिए, कानून बनने से पहले इसका प्रारूप लाया जाता है जिसको विधेयक कहा जाता है। कानून का निर्माण में विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, ठीक है, गुजरना पड़ता है। इसके विभिन्न चरण है। पहला चरण क्या है? प्रथम चरण में कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, ठीक है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा चाहे राज्यसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है, ठीक है, प्रस्तुत कर सकती है। आगे दूसरे चरण में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, संसदीय समिति में होता है। मैंने नीचे अभी जस्ट बताया था, संसदीय समिति क्या करती है? इस पर चर्चा करती है, कुछ बदलाव करना हो तो बदलाव कर देती है और नहीं करना है तो उसको आगे पहुंचा देती है। अच्छा, तीसरे चरण में क्या होता है? विधेयक पर मतदान होता है, यानी कि लोकसभा में उसको मतदान किया जाता है और एक सदन में अगर विधेयक पास हो जाता है तो उसको दूसरे वाले सदन में भेजा जाता है, ठीक है, और उसके बाद वहां पर भी चर्चा होती है, प्रस्तुतिकरण होता है, चर्चा होती है, मतदान होता है, पारित होना। प्रस्तुतकरण का मतलब क्या होता है? पेश करना,
चर्चा का मतलब होता है उस पर डिबेट होना, मतदान करने का मतलब क्या होता है, वोटिंग करते हैं, और जब उस पर वोटिंग हो जाती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, यानी कि लागू कर दिया जाता है। और फिर वो किसके पास पहुंचता है, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा है, दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होती है, जैसे कि प्रस्तुतिकरण हो गया, चर्चा हो गई, मतदान होगा, पारित हो गया, अगर दूसरे सदन में भी वो पास हो जाता है तो उसको आगे भेज दिया जाता है। चौथे चरण में इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो यही जो विधेयक है वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो कानून को पुनर्जांच के लिए भेज सकता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस कानून को ना दोबारा भेज सकता है, कहाँ पे, लोकसभा में, जहां से शुरू हुआ था, तो लोकसभा उसको रेक्टिफाई करेगी, फिर कहाँ भेजेगी, राज्यसभा में भेजेगी, और उसके बाद कहाँ भेजेगी, राष्ट्रपति के पास। जब विधेयक दूसरी बार राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो उस पर मजबूरी में साइन करना पड़ेगा, ये बात होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो कानून बनती इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक से उठाया गया है, क्या लिया है, लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियों में अंतर बताइए। लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर होता है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो क्या लिखा हुआ है, लोकसभा की शक्तियां एक साइड लिख दी गई है, राज्यसभा की शक्तियां एक साइड लिख दी गई है। ठीक है, लोकसभा में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए लोकसभा को हम क्या कहते हैं, केंद्र भी बोलते हैं। ये किसके लिए कानून बनाती है, केंद्र के लिए, मतलब सरकार सबके लिए कानून बनाती है। ठीक है, राज्यसभा में अगर अधिकतर देखा जाए तो राज्यों को देखा जाता है। लोकसभा जो है ना वो लोगों को प्रतिनिधित्व करती है, किसको, लोगों को। ठीक है, और राज्यसभा किसको करती है, राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहले को हम कहते हैं संघ सूची, संघ सूची पर कानून कौन बनाती है, केंद्र बनाती है। दूसरे को हम कहते हैं राज्य सूची, राज्य सूची पर कानून बनाती है राज्य सरकार। और तीसरे को हम कहते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाता है, केंद्र भी बना सकती है और दूसरा राज्य भी बना सकती है। तो यहाँ पर जो है संघ सूची और समवर्ती सूची, तो यही लिखा है संघ सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, लोकसभा का होता है। धन विधेयक और सामान्य विधेयक को पेश करने तथा पारित करने का अधिकार किसका होता है, लोकसभा का होता है। यही अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो सामान्य विधेयक पर विचार कर सकती है और इसे पारित करती है, तथा धन विधेयक में प्रस्ताव पेश कर सकती है, सिर्फ प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि देखा जाए तो ये सबसे पहले लोकसभा में पेश होती है। दूसरे नंबर पे कर प्रस्ताव हो गया, बजट हो गया, वार्षिक वित्तीय वेतन का मतलब क्या होता है, वार्षिक जो वित्तीय स्टेटमेंट होता है उस पर मंजूरी देने का काम होता है लोकसभा का। यहाँ पे अगर देखा जाए तो संवैधानिक संशोधन को पारित करने का काम होता है राज्यसभा का। इसके बाद जो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, कैसे करती है, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर तथा अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कार्यपालिका को नियंत्रित करती है लोकसभा। और यहाँ पर सवाल पूछकर, संकल्प तथा प्रस्ताव पेश करके कार्यपालिका पर अंकुश लगाती है। यानी कि कंट्रोल भी अगर आप देखोगे तो लोकसभा ज्यादा कंट्रोल करती है राज्यसभा की तुलना में। संविधान में संशोधन करने का काम होता है, लोकसभा करती है। आपातकाल की घोषणा की मंजूरी कहाँ मिलती है, लोकसभा में मिलती है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी होती है, ये हटाने का काम करती है और ये हिस्सेदार होती है, तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आता है। क्यों, क्योंकि भाई जो राज्यसभा का जो मेन बंदा होता है उसको हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, और इसलिए इसको हटाने का मेन प्रस्ताव जो आता है कहाँ पे आता है, वो आता है सिर्फ राज्यसभा में। समिति आयोग तथा समिति और आयोगों की गठन करती है और उसे प्रतिवेदन पर गौर करती है, और यह संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का हक देती है। मैंने बताया ना, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा बनाती है। तो हमें क्या क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि जो लोकसभा होती है वो समवर्ती सूची और संघ सूची पर काम बनाती है, जबकि राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बनाती है। दूसरा, धन विधेयक यहीं पे पेश होता है और इसमें संशोधन करने का काम होता है। कर प्रस्ताव, बजट, वार्षिक वित्तीय वेतनों को है ना मंजूरी देती है। वेतन का मतलब होता है, वक्तव्यों का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है। और ये संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है। और यहाँ पे आपातकाल की घोषणा होती है। कार्यपालिका को नियंत्रण, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर ये सारा चीज करके कर सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा लोकसभा की शक्तियां, दूसरा हमने देख लिया राज्यसभा की शक्तियां, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है, लोकसभा
कार्यपालिका को किस राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रित करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा कार्यपालिका को ज्यादा अच्छे तरीके से क्यों कारगर ढंग से, है ना, कंट्रोल करती है, जबकि राज्यसभा उतना नहीं कर पाती है। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नोट्स लेना है 7011912793 पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, या फिर विकास स्टडी पॉइंट का जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि लोकसभा कार्यपालिका को कारगर ढंग से कैसे नियंत्रित करते हैं। तो देखिए, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में इसलिए कारगर ढंग से नियंत्रित करती है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। देखिए, लोकसभा जो चुना जाता है ना, लोकसभा के जो बंदे चुने जाते हैं वो अधिकतर अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुने जाते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। दूसरा, अच्छा, यहाँ के जो मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा जनता के द्वारा चुनी जाती है। लोकसभा लोकप्रिय सदन होती है, सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। अगर देखोगे 545 लोकसभा में होती है और राज्यसभा में 245 होती है ना, इस तरीके से। लोकसभा कार्यपालिका का नियंत्रण, ठीक है, लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, ठीक है, और काम रोको प्रस्ताव के जरिए, ठीक है, कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कार्यपालिका को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा उपाय होता है लोकसभा के पास। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा में ज्यादा बंदे होते हैं, ज्यादा लोकप्रिय सदन होती है, मंत्री की, है ना, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये वो कारण है जिसकी वजह से लोकसभा कार्यपालिका को अच्छे ढंग से करती है नियंत्रण में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है संसद के प्रमुख कार्यों की बात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, ठीक है, बट कोई नहीं, आप समझ लीजिए। संसद के कार्य, सबसे पहला आता है विधायी कामकाज, यानी कि कानून से रिलेटेड कामकाज ये करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का काम कौन करती है? संसद करती है ना। कार्यपालिका किस तरीके से, है ना, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा बताता है कौन? संसद बताती है। वित्तीय कार्य करना, यानी कि पैसे से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो सब कहाँ पास होते हैं? वो होते हैं लोक संसद में ही पास होते हैं, है ना। अच्छा, आगे प्रतिनिधित्व करना, ये प्रतिनिधित्व भी करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? जैसे लोकसभा होती है जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का करती है। आगे बहस का मंच, आपको पता है लोकसभा राज्यसभा बहस का मंच ही होता है। आगे संवैधानिक कार्य करना, मतलब संविधान में संशोधन करने से रिलेटेड बहुत सारा काम करती है। निर्वाचन संबंधी काम करना, यानी कि निर्वाचन का मतलब होता है वही चुनाव से रिलेटेड काम करना, ठीक है, चुनने से रिलेटेड काम करना, ठीक है, निर्वाचन करना किसी भी चीज का। आगे न्यायिक कार्य करना, न्यायिक का मतलब होता है मतलब न्याय से रिलेटेड काम करना, मतलब जो भी कार्य करना है, जाहिर सी बात है वो न्याय मतलब सही काम करती है। ठीक है, तो इनमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ स्टार्टिंग के 3-4 आप बस याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कम देखने को मिलता है। अदरवाइज इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया वो सारा इसमें। ठीक है, तो न्यायिक कार्य करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना, संवैधानिक कार्य करना, बहस का मंच, प्रतिनिधित्व करना, वित्तीय कार्य और इस प्रकार की चीजें आपके सामने। ठीक है, चलिए, तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया की कोई 4 चरण, ठीक है, संसद की आवश्यकता क्यों, इसके महत्व के बारे में बताइए। बाकी ये सफलता बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वित्तीय विधेयक और गैर वित्तीय विधेयक में क्या अंतर है, और द्विसदनात्मक विधायी का ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कराया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। हालांकि देखा जाए एक एक चीज पे ना मैंने जो डिटेल में वीडियो बना रखी है, जब ये चैप्टर को मैंने पढ़ाया है फुल डिटेल में, आप उसको देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थोड़ी जल्दी पढ़ाई जाती है, इसलिए चीजें हो सकती हैं आपको क्लियर ना हुई हो, बट ये है कि दोबारा देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आई होप तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।